हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की शुरुआत किससे होती है, तो सिंगल सेल जाइगोट से होती है। सिंगल सेल जाइगोट से ही होल बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनती है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि एक सेल से कंप्लीट बॉडी कैसे बन जाती है। ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न था। थैंक्स किसको? रुडोल्फ विर्कू को थैंक्स कहना चाहिए, जिन्होंने बताया था कि सेल के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। इसका मतलब एक सेल की जो जाइगोट है वो डिवाइड करके क्या बनाएगी? होल बॉडी। कहने का मतलब सेल डिवीजन ही वो चीज है जिसकी मदद से एक सेल से क्या बन जाती है? होल बॉडी बन जाती है। किसी भी एक सेल में क्या होता है, तो सेल पहले ग्रो करती है, सेल का साइज बढ़ जाता है, फिर क्या करता है? सेल डिवाइड कर जाती है और डॉटर सेल बन जाती हैं। तो सेल होगी, सेल में क्या होगा? ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद क्या होगा? डिवीजन होगा। लेकिन डिवीजन से पहले एक और काम हो जाता है जिसका नाम है डीएनए डुप्लीकेशन। तो फिर किसी एक सेल में 3 घटनाएं होंगी। क्या? सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और फिर डिवीजन होगा। उसके बाद फिर से क्या होगी? ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद क्या होगा? डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और फिर से क्या होगा? डिवीजन होगा। तो 3 घटनाएं हो रही हैं। ग्रोथ हो रही है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है और फिर डिवीजन हो रही है। फिर से ग्रोथ हो रही है, फिर डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है और फिर डिवीजन हो रहा है। 3 इवेंट्स हैं, ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन। ये जो 3 इवेंट हैं, इनके होने का एक कोऑर्डिनेटेड मैनर है। कोऑर्डिनेटेड मैनर में इनके इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं। उसी रिपीटिशन को ही क्या कहते हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल इज द रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स ऑफ द सेल। कौन से? आंसर देंगे ग्रोथ, और कौन सा? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, और कौन सा? डिवीजन। किसी भी एक सेल साइकिल में 2 घटनाएं होती हैं। क्या? एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। टोटल जो सेल साइकिल का टाइम होता है उसका मोर देन 95% टाइम इंटरफेज में ही कंज्यूम होता है। इसका मतलब लेस देन 5% टाइम किस में जाएगा? एम फेज में रहेगा। जैसे ह्यूमन सेल, किसी ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल है वो 24 आवर में कंप्लीट होती है। 24 आवर का 95% का मतलब लगभग 23 आवर क्या चलेगा? आंसर देंगे इंटरफेज रहेगी। केवल 1 आवर के लिए क्या आएगा? आंसर देंगे एम फेज होगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल साइकिल अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होती है। अब हमें ये समझना है कि आखिर इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में क्या होता है और एम फेज में क्या होता है। तो कहने को तो ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन सेल रेस्ट में नहीं होती है। इस दौरान सेल प्रिपेयर करती है। काहे के लिए? फॉर डिवीजन। डिवीजन की तैयारी करते हैं। तो क्या क्या तैयारी करना होता है? इसी दौरान सबसे पहले सेल ग्रोथ करती है, इसी में ग्रो करती है। और अगर सेल की ग्रोथ करनी होगी तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? आंसर देंगे प्रोटीन। इसका मतलब इसी फेज में क्या बनेगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और इसी में क्या होगा? इसी में डीएनए की सिंथेसिस होगी, इसी में आरएनए की सिंथेसिस होगी, और इसी में ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन भी होगा। तो सब कुछ यही होगा। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी। मतलब ये हुआ दूसरी जो इम्पॉर्टेंट घटना हो जाएगी वो है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए।
इंटरफेज की दो मेन फेज हैं, ग्रोथ भी इसी में होगी और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी इसी में होगा। जब सेल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी डिवाइड होने के लिए तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, एम फेज। इसको कहते हैं माइटोटिक फेज और इसी में सेल डिवाइड कर जाती है। अब सेल के डिवाइड करने में दो घटनाएं होती हैं, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद हमें दो डॉटर सेल देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल डिवीजन की फेज कौन सी है, एम फेज, और डिवीजन से पहले जो तैयारी होती है वो किस में होती है, इंटरफेज में। अब हमें इंटरफेज को डिटेल में समझना है। अभी हम लोगों ने देखा कि सेल साइकिल में दो फेज होती हैं, सबसे पहले कौन सी, इंटरफेज, और फिर कौन सी होती है, एम फेज। लेकिन इंटरफेज के अंदर तीन फेज पाई जाती है, कौन सी, G1 फेज, फिर कौन सी, एस फेज, फिर कौन सी, G2 फेज, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगी, एम फेज। तो यदि आपसे सेल साइकिल का सीक्वेंस पूछेगा तो आप बताएंगे G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज। लेकिन यदि आपसे इनके ड्यूरेशन का सीक्वेंस पूछ लेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो क्या होगा, तो सबसे बड़ी फेज होती है G1 फेज, उससे छोटी होती है एस फेज, उससे छोटी होती है G2 फेज, और सबसे छोटी होती है एम फेज। लार्जेस्ट फेज अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, G1, और स्मॉलेस्ट फेज अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, एम फेज। ह्यूमन में लगभग केवल 1 आवर के लिए क्या होती है, एम फेज। 23 आवर में ये टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता। अब हम लोग ये देखेंगे कि G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में और एम फेज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। आपके सामने एक सिंपल सेल साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है और ये एम फेज है। ये भी आपको पता है कि ह्यूमन सेल साइकिल 24 आवर में कंप्लीट होती है। 24 आवर में से 6 to 12 आवर किस में कंज्यूम हो जाता है, G1, इसका मतलब ये लार्जेस्ट फेज है। उसके बाद उससे छोटी S होती है, 6 to 8 आवर में कंप्लीट होती है। उसके बाद G2 उससे छोटी होती, 3 to 4 आवर में कंप्लीट होती है, और M सबसे छोटी होती, 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज में से एक क्वेश्चन पूछाता है कि सेल कब डिवाइड करेगी, तो ध्यान से सुनेंगे। एक बार G1 से एस फेज में सेल चली गई, एक बार G1 से एस फेज में सेल साइकिल कंटिन्यू हो गई तो फिर ये वापस नहीं होगी। एस से फिर G2 जरूर जाएगी, G2 से फिर एम जरूर जाएगी, मतलब सेल डिवाइड जरूर करेगी। सेल कब तक नहीं डिवाइड करेगी, जब तक एस फेज में नहीं जाएगी। और कब नहीं रुक सकता है, एस फेज में जाने के बाद कभी भी डिवीजन रुक नहीं सकता है, सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब एक एक करके समझते हैं कि G1 फेज में क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। G1 का मतलब होता है ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 1 कहते हैं, या इसी को कहते हैं गैप पीरियड 1, या इसी को कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप पीरियड। क्यों, एम फेज के बाद या माइटोसिस के बाद है तो नाम क्या हो जाएगा, पोस्ट माइटोटिक गैप पीरियड। क्या होता है, तो नाम ही बता रहा है, ग्रोथ फेज है, इसका मतलब इसमें सेल की क्या होती है, आंसर देंगे ग्रोथ। और ग्रोथ फिर कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट घटना इसमें क्या हो रही है, आंसर देंगे प्रोटीन की सिंथेसिस। दूसरा, इसी के दौरान आरएनए की भी सिंथेसिस होती है, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, और चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो। किसी भी प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस किसमें होती है, ग्रोथ फेज 1 या G1 फेज में होती है। और क्या होता है, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है नॉन
हिस्टोन प्रोटीन। पूछा गया सवाल है नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती हैं? आंसर देंगे ग्रोथ फेज 1 या G1 फेज में बनती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए की सिंथेसिस में जितने एंजाइम लगते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या जैसे लाइगेज एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, डीएनए सिंथेसिस के जितने एंजाइम हैं वो सब कहाँ बनते हैं? आंसर देंगे G1 फेज में। G1 फेज में सेल की ग्रोथ हो जाती है। G1 फेज सबसे बड़ी होती है, लेकिन G1 फेज का जो टाइम होता है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होगा। एक बात, जैसे बहुत शॉर्ट होता है किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल में। दूसरा, ये एब्सेंट भी होता है किसमें? तो आंसर देंगे ब्लास्टोमर। क्लीवेज के दौरान जो सेल बनते हैं उनको ब्लास्टोमर कहते हैं, और ब्लास्टोमर सेल में G1 फेज क्या होता है? एब्सेंट होता है। दूसरी फेज S फेज है। अब S फेज का नाम क्या है? तो आंसर देंगे सिंथेसिस फेज। नाम ही है सिंथेसिस फेज, तो किस चीज की सिंथेसिस करेंगे? तो याद रखिएगा यहाँ डीएनए की सिंथेसिस करेंगे। इसी नाते कहते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? आंसर देंगे सिंथेसिस फेज में होता है। डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का डुप्लीकेशन यूकैरियोटिक सेल में कब होता है? आंसर देंगे एस फेज में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल में पूछेगा तो एस फेज आंसर ना लगाइएगा, उसमें प्रायर टू द सेल डिवीजन कहा जाता है। एस फेज में और क्या करते हैं? तो एस फेज में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन से न्यूक्लियोसोम या डीएनए की पैकेजिंग होती है, तो डीएनए की पैकेजिंग वाली हिस्टोन प्रोटीन भी कब बनती है? आंसर देंगे एस फेज में। यदि एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, किसमें होता है? आंसर देंगे एस फेज में होता है। एक बार एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी तो सेल साइकिल रुक नहीं सकती, सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कौन सी फेज हो जाएगी? G2 फेज। G2 फेज नाम क्या है? ग्रोथ फेज सेकेंड। चाहे ग्रोथ फेज सेकेंड कहें, चाहे गैप पीरियड सेकेंड कहें, और चाहे कहें, देखिए एम फेज से पहले है तो इसको कहते हैं प्री माइटोटिक गैप पीरियड। ये प्री माइटोटिक गैप पीरियड है, माइटोसिस के पहले है, और ये माइटोसिस के बाद है, तो क्या कहते हैं? पोस्ट माइटोटिक गैप पीरियड। क्या होता है? देखिए नाम फिर दिया है, ग्रोथ फेज है, इसका मतलब ग्रोथ ही करेंगे। इसका मतलब फिर से प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और क्या करेंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? आंसर देंगे G2 फेज में। प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा। G2 फेज के बाद M फेज हो जाएगा, और M फेज का नाम है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में एक्चुअल माइटोसिस होगी, और ये एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है। इसी में सेल का डिवीजन होगा, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो कैरियोकाइनेसिस होगी, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मतलब एक्चुअल सेल डिवाइड करेगी, और एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनेंगी। किस फेज के दौरान में? आंसर देंगे एम फेज। तो हम जरा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास 4 फेज हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 फेज को ग्रोथ फेज 1 कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए बनता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनती है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है।
एस फेज में सिंथेसिस होगी किसकी, डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए का डुप्लीकेशन होगा या डीएनए पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन यही बनेगी और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यही होगा। और G2 फेज ग्रोथ फेज सेकेंड है, दोबारा ग्रोथ होगी और यहाँ फिर से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और साथ में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो जाएगा। प्रॉपर ग्रोथ फेज हो जाएगी तब एम फेज स्टार्ट होगी और एम फेज माइटोटिक फेज है, ये डिवाइडिंग फेज है और इसी में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा साइटोकाइनेसिस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि G1, S, G2 और M फेज में डीएनए का कंटेंट कैसा होता है और क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है। तो दो बात जरा समझ लेते हैं। किसी भी एक हैप्लॉइड सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उसको 1C कहते हैं। हैप्लॉइड सेल में 1C होता है तो डिप्लॉइड सेल में कितना हो जाएगा, 2C। G1 फेज में सेल कैसी होती है, आंसर देंगे डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब डीएनए का कंटेंट कितना होगा, 2C होगा। लेकिन एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। डबल हो जाने के नाते यहाँ कैसा हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यहाँ डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है तो यहाँ भी 4C है तो यहाँ भी 4C ही रहेगा। एम फेज में भी क्या रहेगा, 4C रहेगा। लेकिन जब डिवीजन हो जाएगा और डॉटर सेल बन जाएंगे तो डॉटर सेल में फिर से क्या होगा, 2C होगा। एक बात, हैप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसको n कहते हैं तो डिप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगी, 2n होगी। तो क्रोमोसोम जरा देखते हैं। G1 में सेल डिप्लॉइड होता है, डीएनए कंटेंट 2C होता है तो क्रोमोसोम की संख्या भी क्या होगी, 2n होगी। यहाँ से यहाँ आएंगे, डीएनए कंटेंट तो डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती है। मतलब 2n यहाँ था तो यहाँ भी क्या होगा, 2n ही रहेगा। तो G2 फेज में भी क्या होगा, 2n ही रहेगा और M फेज में भी क्या होगा, 2n ही रहेगा। क्रोमोसोम की संख्या सेल साइकिल में चेंज नहीं होती है। डिप्लॉइड G1 में, डिप्लॉइड S में, डिप्लॉइड G2 में, डिप्लॉइड M में। लेकिन डीएनए का कंटेंट यहाँ 2C होता है, यहाँ 4C होता है, यहाँ 4C होता है और यहाँ 4C होता है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड संख्या क्रोमोसोम की 16 है तो G2 फेज में कितना होगी या S फेज में कितना होगी, तो जितने यहाँ होंगे उतने ही सब जगह पाए जाएंगे। मतलब यहाँ भी 16 होंगे, यहाँ भी 16 होंगे और यहाँ भी 16 होंगे। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, डीएनए का कंटेंट G1 से जस्ट डबल हो जाता है। दो क्वेश्चन के हमें और आंसर देते हैं। सेल कब तक डिवाइड नहीं करेगी, जब तक डीएनए कंटेंट डबल नहीं होगा सेल डिवाइड नहीं करेगी, एक क्वेश्चन। और एक बार डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा तो सेल को फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा, फिर सेल साइकिल रुक नहीं सकती है। एक छोटी सी फेज है जिसका नाम G0 फेज या क्विसेंट फेज है। क्या होती है तो ध्यान से सुनेंगे। G1 फेज वो होती है जब सेल इस बात के लिए प्रिपेयर होती है कि अब हमें डिवाइड करना है और किस में चली जाती है, एस फेज में, और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई सेल जो नॉन डिवाइडिंग सेल हो, जिसको डिवाइड ही ना करना हो, जैसे नर्व सेल, जैसे हार्ट सेल, अगर डिवाइड नहीं करने वाली सेल होगी तो कभी भी उसका एस फेज में नहीं जाएगी, क्योंकि एस फेज में जाने के बाद उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई सेल जो नॉन डिवाइडिंग सेल होगी वो कभी भी एस फेज में नहीं जाएगी। तो फिर सेल करेगी क्या, सेल G1 से एग्जिट कर जाएगी और किस में चली जाएगी, G0 फेज में। इसी G0 फेज को क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज। तो G0 फेज में क्या होगा, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएंगी, केवल सेल जीवित रहेगी। जब उसको डिवाइड करना होगा तब वो वापस किस में आ जाएगी, G1 फेज में आ जाएगी और फिर किस में चली जाएगी, S में, और फिर से साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी सेल जो नॉन डिवाइडिंग होगी वो किस फेज में पाई जाएगी, आंसर देंगे G0 फेज। जैसे डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड नहीं करती हैं तो डिफरेंशिएटेड सेल किस में पाई जाएंगी, आंसर क्या देंगे, G0 फेज में। क्वेश्चन पूछता है जो सेल G0 फेज में है
क्या वो सेल साइकिल से एग्जिट कर गई है? नहीं, वो जीवन से एग्जिट की है। वापस वो सेल साइकिल में आ सकती है। तो याद रखेंगे, जी नॉट सेल कभी भी सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करती है, केवल उसकी एक्टिविटी सस्पेंड होती है। ऐसी कोई भी सेल जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, एक्टिविटी सस्पेंड हो जाए, वो सेल किस में होगी? जी नॉट में होगी। याद रखिएगा, सेल कभी भी सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करती है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।